सब्जेक्ट आरआरबी जेईई के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। रिसेंटली अभी हम प्रीवियस वीडियो में हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम को मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। ये क्या होता है, आयरन आयरन कार्बन जो डायग्राम हमारा है ना, फेज डायग्राम। कौन सा डायग्राम है दोस्तों? आयरन आयरन कार्बाइड का जो फेज डायग्राम है, वही वाला डायग्राम है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और बनाकर भी दिखाया था किस तरीके से बनाते हैं। इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो इस डायग्राम में आपको हेल्प करेंगी, वो हमको समझनी है। जैसे ACM क्या होता है दोस्तों, A1 पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर क्या मिलता है, A3 क्या होता है ना। तो इन सब चीजों को हमें समझना है। तो वही चीज है, ये डायग्राम मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो जो खत्म होगी इसके लास्ट में मैं आयरन आयरन फेज डायग्राम जो है वो मैं आपके लिए पिन कर दूंगा, वहां पर देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता ही है हमारे पास क्या है, यहाँ पर मास परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज दे रखी है ना। इस साइड क्या होता है, हमारे कार्बन की परसेंटेज दे रखी होती है हमको, और यहाँ पर हमको क्या दे रखा होता है, टेम्परेचर दे रखा होता है डिग्री सेल्सियस में। तो कुछ बुक में फ़ारेनहाइट में भी दे रखा होता है, वो टेम्परेचर थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ही हमको याद रखना है। बहुत सारी चीज जो मैंने सब कुछ कराया है वो डिग्री सेल्सियस में ही कराया है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई ये A3 पॉइंट क्या है ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है हमको। ACM जो है किस किस को डिवाइड कर रहा है, देखो ये जो अल्फा और गामा रीजन है ना, ऑस्टेनाइट रीजन है, और ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट रीजन है। इन दोनों रीजन को ये ACM लाइन है, ये क्या कर रही है, पार्टीशन कर रही है ना। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए लिख के लाया हूँ। जैसे हमारे पास जो A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट क्या है, इसको हम लोग यूटेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, और इस पे हमें क्या मिलता है, यूटेक्टोइड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों, 720 डिग्री सेल्सियस से 730 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग लेते हैं। या फिर किसी किसी बुक में आपको 723 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस तक भी देखने को मिलता है। कौन सा है, A1। तो A1 ये है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है, यूटेक्टोइड टेम्परेचर है, देखो यहाँ से है ना, 700 यहाँ पर होता है, इससे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है 800 से नीचे। ठीक है, ये लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, डॉटेड डॉटेड ये। इसी तरीके से छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। इसी को हम लोग लो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल देते हैं। और ये हमारा मेन टेम्परेचर रहता है किसके लिए, ऑस्टेनाइट के लिए। मेन टेम्परेचर रहता है किसके लिए, ऑस्टेनाइट के लिए रहता है। इसी तरीके से दोस्तों A3 पॉइंट को समझिए। A3 क्या है, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, या फिर इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग UCT से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको प्योर आयरन मिलता है 910 डिग्री सेल्सियस से 915 डिग्री सेल्सियस तक। ये बाउंड्री बिटवीन गामा और गामा प्लस अल्फा। देखो ये है हमारे पास गामा और गामा प्लस अल्फा। देखो पीछे देखिए, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये है A3 पॉइंट। देखो A3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना। तो ये आपका कौन सा रीजन था, ये गामा रीजन था, ये अल्फा प्लस गामा रीजन है। तो इन ये जो A3 पॉइंट ये है, ये पूरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसको हम बोल रहे हैं A3 पॉइंट इस पूरी लाइन पर। तो ये गामा और गामा प्लस अल्फा, इन दोनों को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों बताइए, पार्टीशन ही तो कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड ही तो कर रहा है। तो वही चीज है दोस्तों यहाँ पर। तो वही चीज मैंने दे दी यहाँ पर कि भाई क्या है, अल्फा और गामा प्लस अल्फा बाउंड्री, दोनों के बीच में बाउंड्री कर रहा है ना। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए है, लो कार्बन परसेंटाइल ऑफ स्टील, और इसको हम लोग हाई पे यूटेक्टोइड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों आपके लिए। अगर स्टील में कार्बन की परसेंटेज आपको 0.76 दे रखी है, तो हमको बताना है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, या फिर लेस देन होगा। तो ये हमेशा ये कैसे देखने को मिलते हैं आपको, इक्वल देखने को मिलते हैं जब कार्बन की परसेंटेज 0.76 हमको दे रखी होती है। इसी तरीके से दोस्तों ACM देखते हैं, ACM कहाँ मिलेगा आपको, ACM नीचे है ना। ये क्या है, बाउंड्री फॉर हाई कार्बन परसेंटाइल स्टील इन बिटवीन गामा और गामा प्लस Fe3C। ठीक है, तो वो चीज देखो यहाँ पर दे रखा है ACM, ये ACM है।
तो ये देखो दोस्तों आपके पास क्या है, ये रीजन क्या है, गामा रीजन है ना, और ये क्या है, गामा प्लस, ये गामा प्लस Fe3 है ना सी, क्या दे रखा है आपको ये, हाँ Fe3C, ठीक है। इन दोनों बीच में क्या कर रहा है, बाउंड्री है एसीएम, ये वाली, इसको बोल रहे हैं हम एसीएम बाउंड्री है ये, तो ये चीज आपको दे रखी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से दोस्तों इसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड, और यहाँ पर क्या था आपका हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, देखो हाइप यूटेक्टोइड था, यहाँ पर भी हाइपर यूटेक्टोइड था, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था ऊपर, यूटेक्टोइड टेम्परेचर। देखो AC1 इसी तरीके से क्या है, टेम्परेचर एट विच ऑस्टेनाइड स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है, ऑस्टेनाइड बनना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग AC1 टेम्परेचर बोलते हैं। तो पीछे डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग और देखते हैं, देखो AC3 और ACM, ये क्या है, टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, भाई ACM टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, A1 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ग्राफ बनाकर आपको दे दिया, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो और लिख भी सकते हो। और बाकी की मैंने जब ये डायग्राम आपको बनाया था, समझाया था किस तरीके से बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए कवर कर रहा हूँ। वो वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, या फिर लास्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो ना, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। इसमें कुछ नोट पॉइंट है वो भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे व्हेन एनी एलॉय एलिमेंट इज एडेड इनटू स्टील, ठीक है, जब कोई हम एलॉय एलिमेंट मिला रहे हैं, किसमें, स्टील में मिला रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ A1 एंड A3 चेंजेस, A1 और A3 की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आल्सो यूटेक्टोइड कंपोजिशन आल्सो चेंज, दोनों की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी कि फेज चेंज हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी दोस्तों, फेज चेंज हो जाएगी आपकी। ऑस्टेनाइड स्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स, ये कौन से होते हैं, व्हेन वी मिक्स स्टील A1 डिक्रीजेस, है ना, जब स्टील में हम लोग मिलाते हैं तो क्या डिक्रीज होता है दोस्तों, A1 डिक्रीज होता है। जैसे आपने Na मिलाया, Mn मिलाया, या फिर N मिलाया, नाइट्रोजन मिलाया, Cu मिलाया ना, तो ये कुछ एलिमेंट है, जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ से A1 क्या होगा, हमारा कम होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरीके से जो फेराइट स्टेबलाइजिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, जब A1 का क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, जिसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ETC वगैरह, ये सब हम लोग मिलाते हैं, तब हमारा क्या होगा, A1 डिक्रीज होता है, और एक बार A1 इंक्रीज होता है। ये सब हम जब हम अलाउ एलिमेंट को हम लोग मिक्स करते हैं, किसके साथ, स्टील के साथ मिक्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से एनीलिंग के बारे में। देखो एनीलिंग इज डन इन इनर्ट एटमोस्फेयर, एनीलिंग कहाँ पर की जाती है, इनर्ट एटमोस्फेयर में की जाती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। टू अवॉइड ऑक्सीडेशन और स्केलिंग, क्यों की जाती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए। यहाँ एग्जाम्पल आपको CO, H2N2, H2N2 है ना, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और सिंपल हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीलिंग, एनीलिंग के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन बात करूं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की, बड़े बड़े क्लासिफिकेशन में आपको समझा दूं, 3 तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, एक तो फुल एनीलिंग, पार्शियल एनीलिंग और सब क्रिटिकल एनीलिंग, 3 तरीके की मिलती है। फुल एनीलिंग की अगर मैं बात करूं, ये आपको कब देखने को मिलेगी, जब हमारा हीटिंग इज डन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और AC3, जो AC3 पॉइंट है आपका, उससे ऊपर जब हम हीटिंग कर रहे हैं, या फिर जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारा, उससे ऊपर जब हम हीट कर रहे हैं, तब आपको फुल एनीलिंग देखने को मिलेगी। पार्शियल एनीलिंग कब देखने को मिलेगी, जब हीटिंग करेंगे हम लोग, कब, AC1 से और AC1 और AC3 के बीच में जो टेम्परेचर रहता है, उसके बीच में हम लोग हीटिंग करेंगे, तब हमको पार्शियल एनीलिंग देखने को मिलेगी। इसी तरीके सब क्रिटिकल कब देखने को मिलेगी, जब हम हीटिंग करेंगे ऑन AC1 पॉइंट पे हीटिंग करेंगे, है ना, या फिर बिलो AC1 पॉइंट, लो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, या तो AC1 तक ही करेंगे, तब हमको क्या मिलेगी, सब क्रिटिकल देखने को मिलेगी। अब इसको हम लोग डायग्राम की मदद से और समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारा डायग्राम, तो ये है आपके पास क्या, AC1 पॉइंट, ये है AC3 पॉइंट, और यहाँ पर आपको पता है टाइम दे रखा होता है, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर दे रखा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया,
कि फुल एनेलिंग कब मिलेगी, जब आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे ज्यादा। यही तो मैंने आपको बताया। देखो फुल एनेलिंग में क्या हो रहा है, हीटिंग हम कर रहे हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, है ना। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब हम हीटिंग कर रहे हैं या उससे ऊपर हम लोग हीटिंग कर रहे हैं AC3 पॉइंट पे, तो AC3 यही है, तो इससे ऊपर हम लोग क्रिटिकल हीटिंग कर रहे हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया आपका फुल एनेलिंग। ठीक है, क्या हो गया फुल एनेलिंग। इसी तरीके से पार्शियल एनेलिंग में क्या हो रहा है, देखो AC1 पॉइंट है ना। पार्शियल एनेलिंग में क्या हो रहा है, हीटिंग कर रहे हैं हम AC1 और AC3 के बीच में, है ना। AC1 और AC3 के बीच में हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। देखिए AC1 और AC3 के बीच में जब हम हीटिंग कर रहे हैं, ये क्या है आपका पार्शियल एनेलिंग। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है सब क्रिटिकल एनेलिंग, ये हम बिलो, ये हमारे AC1 पॉइंट है इससे नीचे, है ना, नीचे हम लोग कर रहे हैं, तो क्या है हमारा सब क्रिटिकल एनेलिंग। तीनों पॉइंट्स को मैंने लिख भी दिया आपके लिए, और यहाँ पर आपके ग्राफ भी बना दिए। आप लोग इस तरीके ग्राफ बना सकते हो और समझा भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोसेस टाइप्स ऑफ एनेलिंग। प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे एनेलिंग के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। देखो एक तो हमारा कंप्लीट और फुल एनेलिंग, एक तो ये हो गया सिंपल सा। सेकंड अगर हम बात करें आइसोथर्मल एनेलिंग। थर्ड पार्शियल और इनकम्प्लीट एनेलिंग। फोर्थ स्फेरिफिकेशन और स्पेरिडोजाइजिंग एनीलिंग। डिफ्यूजन एनीलिंग, प्रोसेस और स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, और आपका रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। तो ये आपके 7 टाइप्स होते हैं किसके एनीलिंग के, किसके अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एनीलिंग के बारे में, थोड़ा बहुत एनीलिंग बताते हैं हम लोग। तो एनीलिंग में मैंने आपको क्या बताया, हम लोग ठंडा तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन कहां पर, देखो अवर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर है उससे ऊपर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, फुल एनीलिंग देखने को मिलेगी। डिफ्यूजन जो एनीलिंग है वो भी आपको अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर देखने को मिलेगी। पार्शियल एनीलिंग होगी वो भी इसके ऊपर देखने को मिलेगी। और आपकी जो स्फेरिफिकेशन जो एनीलिंग है ये भी आपको ऊपर देखने को मिलेगी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर देखने को मिलेगी। ये टोटल मैंने 7 एनीलिंग आपको बताई अभी। 7 एनीलिंग में जो एनीलिंग हमारी अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे ऊपर देखने को मिलेगी, उसके नाम हमें बताने हैं। और जो इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो हमें लो, हमारे पास जो लो क्रिस्टलाइजेशन सबसे नीचे वाला जो टेम्परेचर है उससे देखने को मिलेगी। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे हमको रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग देखने को मिलेगी। और स्ट्रेस रिलीफ प्रोसेस, है ना, ये वाली एनीलिंग हमको ब्लू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के मिलेगी। सिंपल है, इसमें बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब देखिए फुल एनीलिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। फुल एनीलिंग क्या है, देखो सबसे पहले आपको याद रखनी है ये सूटेबल रहती है किसके लिए, लो कार्बन स्टील के लिए और मीडियम कार्बन स्टील, दोनों के लिए हमारी फुल एनीलिंग सूटेबल रहती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट को, स्टील को हीट करते हैं अबव अल्टीमेट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है। और अबव A3 से ऊपर, A3 मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर है A3, यहाँ पर आपको फॉर हाइपो यूटेक्टेड स्टील के लिए हम लोग क्या करते हैं 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग रेंज में लेते हैं और A3 प्लस करते हैं ना, A3 से थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाते हैं। कितना टेम्परेचर, मान लो हमारे पास इस जगह टेम्परेचर है, मान लो A3 टेम्परेचर है ना, तो A3 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोग 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहां पर हमको मिलेगा फॉर हाइपो यूटेक्टेड स्टील के लिए। इसी तरीके से फॉर हाइपर यूटेक्टेड स्टील के लिए हम लोग A1 जो हमारा पॉइंट है उससे हल्का सा ऊपर जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी रेंज लेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोग A3 और A1 के केस में। ऐसे हम लोग बात करें जनरल की, अगर हम बात करें जनरल हम लोग कैसे लेते हैं, जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है इसको हम लोग 30 या 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाते हैं तो हमको जनरल मिल जाता है। बेसिकली फुल एनीलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर, उसके अबव, तभी तो हम लोग फुल एनीलिंग करा रहे हैं। तो जनरल में क्या होता है दोस्तों, जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर कितना जाएंगे हम लोग, या तो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे या तो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे, या इन दोनों के बीच में कोई नंबर ले लेंगे, वहां से हम लोग फुल एनीलिंग कराएंगे। अगर बात होगी स्पेशल हाइपो यूटेक्टेड स्टील की,
और हाइपर यूटेक्टेड स्टील के बारे में, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा A3 पॉइंट दे रखा होगा फेज डायग्राम में, उससे ऊपर हम लोग 30-50 डिग्री के बीच में हम लोग कोई से ले लेंगे, वहां से एनिलिंग कराएंगे। और हाइपर में क्या ले लेंगे, A1 जो हमारा पॉइंट होगा उससे ऊपर हल्का सा लेके तब हम लोग उसको फुल एनिलिंग कराएंगे। ये सिंपल मैंने बताया। कूलिंग के लिए अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर की हमें कूलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम बनाया है, तो ये है आपका A1 पॉइंट, ये है आपका A3 पॉइंट, जो कि मैंने अभी बता दिया। A3 पॉइंट कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, ऊपर। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम लोग, देखो फुल एनिलिंग अगर आपको देख पा रहे हो, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी ना, ये जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर समझ लीजिए डायग्राम की मदद से। A3 है, A3 से ऊपर है ना, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये रीजन क्या है आपका, फुल एनिलिंग का है, सिंपल। और ये हमारे पास क्या है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे नीचे नीचे आपको A1 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके पास, ये जो सिंपल सा आपको जो देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला A1 में थोड़ा सा हम लोग ऊपर ऐड करेंगे हाइपर यूटेक्टिक स्टील के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पर क्या कूलिंग होती है, क्या होता है दोस्तों, कूलिंग तो हो रही है, लेकिन आप देखो यहाँ पर कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर तो हमारा फेस चेंज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फेस चेंज नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से नॉर्मलाइजिंग कहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी आपको, ये जो रीजन देखने को मिलेगा, ये आपका रीजन क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग का रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर सेम मैंने कंपोजिशन वेट परसेंटेज में ली है, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो जो चीज मैंने यहाँ पर पीछे आपके लिए लिख दी थी, ये सब चीजें, ये सब आपको याद रखनी है, और यही चीज मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दी, डायग्राम से आप लोग समझ भी सकते हो और खुद से भी आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो AR1, ये आपको AR1 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बिलो विच ऑल ऑस्टेनाइड विल डिकम्पोज ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के दौरान जितने भी ऑस्टेनाइड है वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ऐसा वाला ये वाला टेम्परेचर रहता है। यहां पर दोस्तों देखिए दो चीज और समझिए, देखो कभी कभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा AR1, ठीक है, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा AC1। तो अगर आपके पास AC1 है तो इसका मतलब क्या है, हीटिंग, हीटिंग हुई डायग्राम से और नाम से आप लोग समझ जाओगे भाई AC दे रखा है आपको तो हीटिंग के लिए दे रखा है, हीट के लिए। ऐसे R दे रखा होगा तो आपके लिए क्या दे रखा होगा, कूलिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग नोट डाल के ये पॉइंट लिख सकते हो, और ये नाम से ही आप लोग समझ जाओगे भाई C क्यों दे रखा है, R क्यों दे रखा है। अगर आपको C दे रखा होगा, AC1 दे रखा होगा तो आपकी हीटिंग हो रही है ना, और AR1 दे रखा होगा तो आपको क्या है, कूलिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग नोट डाल के लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में यही कंफ्यूज करता है हमको। अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करूं भैया, हमें फुल एनिलिंग में माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा, कोर्स परलाइट में देखने को आपको मोटे मोटे जो ग्रेन होते हैं वो, और अगर मैं स्टील की बात करूंगा तो हमें फाइन ग्रेन देखने को मिलेंगे। एनिलिंग टेम्परेचर ऑफ एनी कंपोनेंट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क। एनिलिंग का कंपोनेंट, एनिलिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क पर, है ना। किसी भी कंपोनेंट का जो एनिलिंग टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क पर, सिंपल। फॉर एनिलिंग टेम्परेचर, एनिलिंग टेम्परेचर के लिए हम हाइपर यूटेक्टोइड बड़ा होना चाहिए हाइपर यूटेक्टोइड से, यानी कि जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, क्या बताया था, देखो ये देखो हाइपर यूटेक्टोइड में हम लोग A1 ले रहे हैं और हाइपो में A3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हाइपर में A1 ले रहे हैं, तो हाइपर में हम लोग क्या ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, A3। तो A3 बड़ा होगा A1 से, सिंपल, ये मैंने बताया है। और इस चीज को मैंने ना डिटेल में समझाया भी है, जब हमने फेज डायग्राम पढ़ा था आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को, तब उसमें मैंने आपको ये पॉइंट भी डिस्कस किए थे और अच्छी तरीके से समझाए भी थे, तो वहां से भी आप लोग समझ सकते हो। चलिए ऐसे एज कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेस एनिलिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये स्टार लगा लीजिए। जैसे कार्बन की परसेंटेज हम लोग बढ़ाएंगे तो एनिलिंग का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, कार्बन की परसेंटेज हमने बढ़ाई तो एनिलिंग का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है।
अच्छा एक चीज और, हाउ मशीनेबिलिटी इम्प्रूव आफ्टर एनिलिंग। एनिलिंग करने के बाद जो मशीनेबिलिटी है हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों हम हाई कार्बन स्टील के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको यूटेक्टोइड और हाइपर यूटेक्टोइड गेट पार्शली और कंप्लीटली क्या स्फेरोइडाइज, क्या होते हैं दोस्तों, यूटेक्टोइड और हाइपर यूटेक्टोइड पार्शली और कंप्लीटली स्फेरोइडाइज हो जाते हैं मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। देखो स्फेरोइडाइज का मतलब क्या है, इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिक्रीज करते हैं ना, सॉफ्टनेस हल्की सी आती है, मशीनेबिलिटी बढ़ाते हैं तो सॉफ्टनेस आपको देखने को मिल जाएगी हल्की फुल्की ना, तो वही है यहाँ पर। और समझिए कि भाई ऑल कास्टिंग वेल्डिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट शीट एंड वायर्स आर सब्जेक्टेड टू फुल एनिलिंग, है ना। फुल एनिलिंग से क्या सब्जेक्टेड है दोस्तों, ये सब कास्टिंग वेल्डिंग वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी जो बात की वो किसकी बात की, फुल एनिलिंग के बारे में। तो फुल एनिलिंग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए, बहुत शॉर्ट में लिख दिए और आपको बस याद करना है। चलिए, और आपको समझ भी आ गया होगा, ऐसी बात नहीं समझ आया होगा, बुक्स में देखोगे तो बहुत टिपिकल तरीके से लिखा रखा है। चलो अब हम प्रोसेस एनिलिंग के बारे में बात करते हैं। भाई प्रोसेस एनिलिंग क्या होती है। सबसे पहले ये सुइटेबल किसके लिए रहती है, रीस्टोर डक्टिलिटी, किसके लिए, रीस्टोर डक्टिलिटी और रिड्यूस हार्डनेस, क्या रिड्यूस करती है, हार्डनेस। कोल्ड वर्क कंपोनेंट, किसके, कोल्ड वर्क कंपोनेंट के डक्टिलिटी को रिड्यूस करती है और हार्डनेस को भी रिड्यूस करती है। मैंने क्या बोला, सुइटेबल रहती है किसके लिए, रीस्टोर डक्टिलिटी और रिड्यूस हार्डनेस के लिए। इंटरमीडिएट एनिलिंग, सब क्रिटिकल एनिलिंग, इन प्रोसेस एनिलिंग और स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, ये सब प्रोसेस एनिलिंग को ही बोला जाता है। या तो प्रोसेस एनिलिंग बोल लो या फिर ये सारे नामों से भी और इसको जानते हैं हम लोग। ये क्या करती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है आपका, रिस्टोर करती है क्या, डक्टिलिटी को रिस्टोर करती है और हार्डनेस को भी रिड्यूस करती है। सूटेबल किसके लिए रहती है दोस्तों, लो कार्बन स्टील के लिए, और कार्बन की परसेंटेज हम लोग अप टू 0.25 देते हैं इसमें। और हीट ब्लो और क्लोज टू AC और AC1 727 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। इससे नीचे लेंगे या तो इसके आसपास का हम लोग लेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज में यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, 260 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग लेते हैं कोई सा भी, सिंपल। देखिए ये डायग्राम मैंने दोबारा से आपके लिए बनाया है यही समझाने के लिए प्रोसेस एनिलिंग को। देखिए ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक 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 ये रीजन मैंने किया है, इसको हम लोग क्या बोले, फुल एनिलिंग हार्डनिंग, फुल एनिलिंग या फिर हार्डनिंग, जो मैंने आपको बताया था। ऊपर वाला मैंने आपको क्या बताया, ये नॉर्मलाइजिंग है। देखो सीडोजिंग एनिलिंग जो आपको मिलेगी ना वो यहाँ मिलेगी, है ना, लेकिन हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस एनिलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 0.25 यहाँ भी क्या मिलेगा, 0.25 है, और टेम्परेचर आपका क्या है 70 डिग्री सेल्सियस और 260 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर हमने ले लिया, ये टेम्परेचर ले लिया, है ना। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोसेस एनिलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, अप टू 0.25%, बोलते हैं ना कार्बन की परसेंटेज हम लोग कितनी ले रहे हैं, अप टू 0.25%। तो अप टू 0.25% मैंने कार्बन की परसेंटेज ले ली, है ना। यहाँ पर क्या है 0.25 है, यहाँ तक मैंने ले ली। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 260 से हम लोग 700 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हमने बीच का टेम्परेचर कुछ ये ले लिया। ये जो रीजन हमें देखने को मिला ये क्या है, प्रोसेस एनिलिंग। तो यही चीज देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी। लो कार्बन स्टील के लिए अप टू कितना लेते हैं हम लोग, कार्बन की परसेंटेज 0.25% तक लेते हैं। और हीट कब तक लेते हैं दोस्तों, 260 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच की हम लोग रेंज लेते हैं, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको आप समझ आ गया होगा ये हमारी प्रोसेस एनिलिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट और देखिए, इसके कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, जैसे बिलो लो क्रिटिकल टेम्परेचर रेट ऑफ कूलिंग नॉट इम्प्रूव, इंपॉर्टेंट है। देखो बिलो लो क्रिटिकल टेम्परेचर रेट ऑफ कूलिंग नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज नो चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ फेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहना चाह रहा है दोस्तों बिलो लो क्रिटिकल टेम्परेचर,
लो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कूलिंग नॉट इम्पोर्टेंट, कूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर कोई चेंज नहीं होता, किसमें, फेज का कोई चेंज नहीं होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए लो क्रिटिकल टेम्परेचर यही है हमारा AC1, तो AC1 के नीचे जो भी जितना भी पार्ट है दोस्तों, इसमें फेज चेंज तो हो ही नहीं रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहती कूलिंग की इतनी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट है, इसको याद कर लो, लर्न कर लो, रट लो, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे MCQ जरूर पूछा जाएगा। देखिए रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन फेराइट अकर, ये तो आपको पता ही है, सिंपल। सुइटेबल माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस एनालिंग, कौन सा होता है, फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर। कौन सा माइक्रोस्ट्रक्चर सुइटेबल रहता है, फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर। और कौन सा लेते हैं हम लोग उसमें, मार्टेनसाइट, बेनाइट और फाइन परलाइट है ना, ये हम लोग क्या लेते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर लेते हैं। और यहाँ पर बेनाइट में आपको रैपिड कूलिंग देखने को मिलती है। ये नॉट सुटेबल रहता है किसके लिए, कोर्स सीमेंटाइट के लिए। ऑब्वियस ही बात है, जब हमको फाइन मिल रहा है तो कोर्स तो मिलेगा ही नहीं, कोर्स के लिए नॉट सुटेबल रहता है, तभी तो हमको फाइन मिल रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2-3 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, फिर हमारा ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।